जैसे कि अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में अभी हमने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज स्टार्ट किया था और उसके अंदर आपको बताया किस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन को बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ मेथड्स अपनाने होंगे जिससे प्लांट्स का प्रोडक्शन बेहतर हो सके और एनिमल का प्रोडक्शन बेहतर हो सके। तो एनिमल्स पे पहले हमारा फोकस था, पहले एम्फेसिस हमने किया था एनिमल्स पर कि एनिमल्स का प्रोडक्शन किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले मैंने जिक्र किया था एनिमल हस्बेंड्री का। एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी साइंस जिसमें हम एनिमल्स को पालते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं, उनकी ब्रीडिंग कराते हैं और उनको ब्रीड करा के उनकी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं ताकि उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट हमें ज्यादा अच्छे से ज्यादा मिकदार में मिल सके। तो इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इस एनिमल हस्बेंड्री में अलग अलग एनिमल्स को जब पालते हैं तो उसके लिए मैंने बताया था डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिकल्चर, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस होते हैं। एक और हो सकता है बच्चों, इसके अंदर हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर हम फिर समझते हैं सिल्कवर्म। जब हम सिल्कवर्म को, जो रेशम का कीड़ा होता है, उसको पालते हैं लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, इसको सेरिकल्चर कहते हैं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है जो सिल्कवर्म को पाला जाता है कौन से प्लांट पर पालते हैं? मलबरी की लीव्स पर, मोरा साल्वा, शहतूत, जो मलबरी की लीव्स होती है उसके ऊपर पाला जाता है। उसके बारे में हम जिक्र करेंगे अभी। तो डेयरी फार्मिंग जो मैंने आपको बताया, डेयरी फार्मिंग एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम दूध के प्रोडक्शन को, दूध के प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जब एनिमल्स को पालते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं, उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, इसको क्या कहते हैं? डेयरी फार्मिंग। और मैंने आपको कुछ नाम अभी आपको बताया थे, मर्रा, साहिवाल, मैसाना, सूरती, रेड सिंधी। मैंने किसके नाम का जिक्र किया था? एक इंडिया की जो अच्छी ब्रीड्स हैं एनिमल्स की, काउस की, बफलो की, जो दूध का ज्यादा प्रोडक्शन देती हैं, तो उसको हम ये एनिमल के नाम थे। लेकिन जो जर्सी है वो एक्सोटिक ब्रीड है, एक्सोटिक वैरायटी है। तो मैंने आपको उसका जिक्र किया था। एनिमल को अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आप एनिमल्स को इंपोर्ट करें, ये सोल्यूशन नहीं है। इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं? उसकी हम क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं। बाहर के जो एनिमल्स हैं उनके बुल्स का सीमन लाकर इंडिया की काव के अंदर उसको हम क्रॉस करा सकते हैं, इंसेमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद जो ब्रीड आएगी उसको क्रॉस ब्रीड कहेंगे। वो क्रॉस ब्रीड का फायदा क्या है? क्रॉस ब्रीड कराने पर फायदा क्या है? यील्ड भी ज्यादा होगी और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को वो झेल भी सकेगी, इसलिए क्रॉस ब्रीड को प्रेफर किया जा रहा है। मैंने आप बच्चों को यह भी बताया था कि दो अलग अलग स्पीशी के एनिमल्स को आप क्रॉस नहीं करा सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैंने अभी आपको जिक्र किया था इसका, टाइगर का, टाइगॉन का, लाइगर का, हीब्रा का, म्यूल का, हिनी का, ये एनिमल्स हाइब्रिड एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर मुमकिन हो सकता है। जिस तरह से हाइब्रिडाइजेशन एनिमल्स में किया जा सकता है, प्लांट्स में भी किया जा सकता है। प्लांट्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन करने के कई सारे मेथड होते हैं। एक तो मेथड आपको बताया था ग्राफ्टिंग। एक प्लांट में आप दो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग प्रोसीजर मैंने रोज के लिए, गुआवा प्लांट के लिए, मैंगो के लिए बताया था। इसके बाद बच्चों जो अगला वो है पोल्ट्री फार्मिंग। बेटे पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जो बाजार में जो हैन है, जो आप चिकन है, जिसको हम कहते हैं फाउल्स, FOWLS फाउल्स, जो हैंस बाजार में हैं, जो अंडे देती हैं और उनको हम ग्रो कराते हैं चिकन के लिए और उनके फ्लैश के लिए और उनके अंडे के लिए, इसको हम कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। जब एनिमल्स को, फाउल्स को, जो मुर्गियां होती हैं उनको फाउल्स कहा जाता है। फाउल्स, FOWLS फाउल्स। जब फाउल्स को पाला जाता है, मुर्गियों को पाला जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे, चिकन के लिए और अंडों के लिए, इसको कहते हैं क्या? पोल्ट्री फार्मिंग। ये बताएं बच्चों, इनके अलावा भी कोई और मकसद के लिए कोई और चीज भी इस्तेमाल होती है इनकी? इन बर्ड्स की कोई और भी चीज इस्तेमाल होती है? फ्लैश के अलावा और अंडों के अलावा होता है। फेदर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? शटलकॉक जानते हैं? शटलकॉक जो बैडमिंटन आप खेलते हैं उसके अंदर उसी के फेदर से इस्तेमाल होते हैं। और
ये बताइए जो बच्चों, जो बाजार में जो चिकन अवेलेबल है जो हम खाते हैं, वो उस चिकन को क्या कहते हैं? जो चिकन बाजार में 90% जो चिकन अवेलेबल है बाजार में, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं बाहर से, हम जब कंज्यूम करते हैं वो चिकन कौन सा चिकन होता है? उसका नाम होता है ब्रॉयलर चिकन, BROILER, ब्रॉयलर चिकन कहते हैं। ब्रॉयलर चिकन का मतलब समझ लीजिए, एक तो नॉर्मल जो चूजे होते हैं, जो अंडे में से निकले हुए जो चिक्स होते हैं, जो चूजे होते हैं, अगर हम उनको नेचुरल फीड दें और उनको नेचुरल तरीके से ग्रो होने दें, उनको पालें, तो उनको पालेंगे तो आप देखेंगे तकरीबन 6 से 7 महीने में जाकर वो 1 केजी उनका वजन बढ़ जाता है। 6 से 7 किलो में जाकर 6 से 7 महीने में जाके 1 केजी वजन उनका हो जाता है, उन चूजों का, जो बड़े हो जाते हैं जो। लेकिन आजकल पोल्ट्री फार्मिंग में क्या करते हैं, जो चूजे होते हैं, जो चिक्स होते हैं अंडे से निकलने वाले, उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हार्मोन समझते हैं ना? ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो चिकन, जो फाउल्स, जो चिक्स को 6 से 7 महीने में बड़ा होना था, 1 किलो का होना था, वो तकरीबन 25 से 45 दिन के अंदर 1 किलो के हो जाते हैं। जैसे बलून के अंदर हम एक्सपैंड कर देते हैं, उसी तरह से उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगाकर उनको वक्त से पहले बड़ा कर दिया जाता है। बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा स्पीड से जब उनको बड़ा कराया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उस चिकन का काम होता है ब्रॉयलर। ये इनफर्टाइल होते हैं, रिप्रोड्यूस करने के तो काबिल नहीं होते, लेकिन हाँ बाजार की चिकन डिमांड को पूरा करने के लिए यही वाले चिकन, 95% जो चिकन बाजार में अवेलेबल है उसका नाम क्या है? ब्रॉयलर चिकन। ब्रॉयलर चिकन कहते हैं इसको। अच्छा, इसका ये जो ब्रॉयलर चिकन है, इसके कुछ नुकसान देखे गए हैं। देखो बेटा, समझ से ध्यान दीजिए इधर। ब्रॉयलर चिकन के कुछ नुकसान देखे गए हैं न्यूट्रिशन एतबार से, क्योंकि इसमें ग्रोथ हार्मोन भी इंजेक्ट किया होता है। तो ये देखा गया है, कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि जो छोटी बच्चियां होती हैं घर में, जो छोटी बच्चियां हैं 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, उन बच्चियों को अगर ये ब्रॉयलर चिकन ज्यादा उनको दिया जाए, वो बच्चियां इस चिकन को ज्यादा इस्तेमाल करें, ब्रॉयलर चिकन जिसमें ग्रोथ हार्मोन मौजूद होता है, ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है, तो इसका वो कंज्यूम करने पर, ज्यादा खाने पर एक एडवर्स इफेक्ट ये देखा गया है, बच्चियों की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वक्त से पहले स्टार्ट हो जाती है। वक्त से पहले पुबर्टी आ जाना, जो पुबर्टी की जो एज थी वो 11 से 13 साल होती है। अगर वो पुबर्टी 9 साल में आ गई या 8 साल में, 7 साल में आ रही है, तो बेटा इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं इसको? प्री मतलब होता है पहले, प्रीकोशियस पुबर्टी, यानी वक्त से पहले पुबर्टी का आ जाना, ये प्रीकोशियस पुबर्टी है। तो ये एडवर्स इफेक्ट, ये इसके नुकसान है जो मैं आपको बता रहा हूं कि उस चिकन के छोटी बच्चियां जब कंज्यूम करेंगी उसके अंदर ये डॉक्टर्स का कहना है कि ये साइड इफेक्ट्स उनके अंदर देखे जा रहे हैं। हालांकि आज की डेट में बहुत सारी ग़िज़ा हम लोग ऐसी खा रहे हैं जिसमें हार्मोन्स मौजूद हैं। आपको मालूम है बाजार में जो टिंडा, खीरा, ककड़ी और वाटरमेलन, ये जो बाजार में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, आजकल किसान उसमें क्या कर रहे हैं, एक हार्मोन का इंजेक्शन लगा रहे हैं। शायद सुना हो आप बच्चों ने कभी, कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन का इंजेक्शन पौधों में लगाया जा रहा है। बच्चों आपको मालूम है ये हार्मोन मदर में बच्चे के जन्म के वक्त पे सिक्रीट होता है, और यही हार्मोन मदर की बॉडी में बर्थ कराने के लिए भी जिम्मेदार होता है, और मदर की बॉडी से मिल्क की शुरुआत कराने के लिए भी यही हार्मोन जिम्मेदार होता है। कौन सा? लेकिन किसानों ने इसका एक अलग वो ढूंढा है कि इस हार्मोन का इंजेक्शन लगाकर वो उन पौधों के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ओवरनाइट बड़ा कर देते हैं। वक्त उनको बहुत जल्दी बड़ा करने के लिए उन फलों में और सब्जियों में इस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जल्दी से उसको बड़ा करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है?
जब आप वक्त से पहले उसको बड़ा कर देंगे, अच्छा उसको बड़ा कर देंगे तो होता क्या है, उनको प्राइस अच्छा मिलता है बाजार में, प्राइस अच्छा मिलता है। लेकिन इधर देखें वाटरमेलन है, कितना बड़ा था, एक रात में वो इतना बढ़ गया, तो जल्दी बड़ा हो गया तो उसका प्राइस ज्यादा मिल जाएगा, इसलिए अपने फायदे के लिए किसान ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, वही वाटरमेलन, वही टिंडा, वही खीरा, वही लौकी आप और मैं कंज्यूम करें, तो वो हार्मोन वाला फ्रूट वेजिटेबल हम लोग कंज्यूम करेंगे तो मुमकिन है वो हार्मोन हमारी बॉडी में जाके हमारे जो एग्जिस्टिंग हार्मोन्स है उनको उनके साथ इंटरफेयर करे और उसके अंदर वो हार्मोन्स अफेक्ट होंगे, तो हमारे अंदर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं और हम आएंगे इसकी वजह से। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों को? तो इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा रही। तो पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब है, पोल्ट्री फार्मिंग द प्रैक्टिस ऑफ कल्चरिंग एंड रियरिंग ऑफ बर्ड्स, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम बर्ड्स को बर्ड्स को पालते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं, उनकी रियरिंग करते हैं लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए, ताकि उनसे मिलने वाला जो फ्लैश है मीट के लिए, उसके चिकन के लिए और अंडों के लिए, इसको हम क्या कह रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। अब आपने देखा होगा बाजार में आजकल अंडे आ रहे हैं, अंडे के अंदर एक येलो वाला पार्ट होता है यॉक, और बाहर जो उसके अलावा उससे जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है वो क्या है, एग वाइट, जिसमें होता है मेन प्रोटीन जिसको हम हिंदी में उर्दू में कहते हैं सफेदी, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है एग वाइट, वो सफेदी उसकी होती है, उसमें प्रोटीन होता है। और येलो वाला पार्ट जो होता है वो यॉक है, उसमें फैट है, चर्बी है, चिकनाई है, इसलिए हार्ट पेशेंट्स को डॉक्टर मना करते हैं, यॉक खाने के लिए मना करते हैं। और जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो बॉडी को ग्रो कर रहे होते हैं, वो भी लोग अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, अंडा खाते हैं, लेकिन अंडे में यॉक नहीं, सिर्फ व्हाइट ऑफ एग वाइट कंज्यूम करते हैं, क्योंकि एग वाइट में क्या है, प्रोटीन। बात समझ आ रही है? तो आजकल आपने देखा होगा अंडे जो बाजार में अवेलेबल है, कुछ अंडे हैं जिसकी यॉक का कलर होता है लाइट येलो कलर का होता है, कुछ का यॉक निकलता है ऑरेंज, किसी का निकलता है डार्क ऑरेंज। ऐसा क्यों पता है? जो यॉक अंडे हैं, अलग अलग टाइप के अंडे अवेलेबल हैं, उसको जैसे पंजाब से जो एग आते हैं उनका अलग होता है, नॉर्मल हरियाणा से और पंजाब से जो दूसरे नॉर्मल एग्स आ रहे हैं पोल्ट्री फार्म्स के, उनका कलर अलग होता है। तो एक तो वो फीड पे डिपेंड करता है और जीन्स पे, जेनेटिक कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। तो पोल्ट्री फार्मिंग द प्रैक्टिस ऑफ कल्चरिंग एंड रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, ताकि उनसे मिलने वाला चिकन और उनसे मिलने वाली एग्स ज्यादा हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। एक आपने नाम सुना है देसी वैरायटीज? देसी कोई वैरायटी बता सकते हैं? तो देसी वैरायटी हो, देसी अंडा, देसी मुर्गा, कोई नाम बताए, कोई एग्जांपल दें। एक नाम सुना है असील? यस सर, यस सर, नहीं सुना? एक नाम सुना ब्लू लेग हॉर्न? यस सर, असील वैरायटी का नाम सुना है? नहीं। यस सर, पुराने जमाने में बड़ा, मतलब काफी उसको गांव में जाए तो वो गांव में बड़ा लोग समझते हैं उसको असील वैरायटी का जो मुर्गा होता है। नहीं सुना किसी ने? तो एक असील वैरायटी होती है, एक होता है ब्लू लेग हॉर्न। ये अच्छी ब्रीड्स के, अच्छी वैरायटी के जो फाउल्स होते हैं उनकी उनको जिक्र कर रहा हूं। और एक जानते हैं कुछ ऐसे मुर्गे होते हैं जिनके अंडे का कलर ब्लैक भी होता है, सुना है? बता सकता कोई? अच्छा बोलो बोलो, शाबाश, ट्राई करो। कोई ऐसे बर्ड का नाम बता सकता है जिसमें अंडे का कलर ब्लैक हो? आजकल उसकी बड़ी डिमांड है, आजकल डिमांड बढ़ती जा रही है उसकी, तो बताएगा? अच्छा ये बताएं, जो एनिमल्स एग्स लेते हैं, एग्स देते हैं, ऑफस्प्रिंग को जन्म नहीं देते, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? जो एनिमल्स
अंडे देते हैं, ऑफस्प्रिंग को जन्म नहीं देते, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, उन बर्ड्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओविपेरस। ओविपेरस, the organism which give birth to young ones, उनको कहते हैं विविपेरस। VIVIPAROUS, विविपेरस। जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, उनको कहते हैं क्या? विविपेरस। जितने भी मैमल्स हैं वो ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, एग ले नहीं करते, एक को छोड़कर। एक एनिमल है, शायद जानते हो आप लोग, प्लैटिपस। प्लैटिपस को छोड़कर जितने भी मैमल्स हैं वो सारे ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, उनको कहते हैं विविपेरस। और जो एग ले करते हैं उनको क्या कहते हैं? ओविपेरस। रेप्टाइल्स भी ओविपेरस होते हैं, एग ले करते हैं। एक और वर्ड बताएं, कैनिबल्स किसे कहते हैं? CANNIBALS। कैनिबल्स मतलब बताएं, कैनिबल्स का क्या मतलब होता है? कैनिबल्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो अपनी स्पीशी के मेंबर को खा जाएं। अपनी स्पीशी के मेंबर को खा जाएं, उनको कैनिबल्स कहते हैं। जैसे स्नेक, जैसे क्रोकोडाइल, कई सारे एनिमल्स होते हैं जो अपनी स्पीशी के मेंबर को खा जाएं तो उनको कैनिबल्स कहा जाता है। बात समझ आ रही है? तो बेटा अगर ये बताएं मुझे, अगर मुझे पोल्ट्री फार्मिंग, मुझे मुर्गी का कारोबार करना है, तो मुझे क्या क्या करना होगा ताकि मैं इसके मुझे फायदा हो सके? सबसे पहले तो मुझे सूटेबल फार्म्स की जगह तलाश करनी होगी। फिर वही बात, ऐसी जगह जो ऑप्टिमम कंडीशंस हो, जहां पर ना बहुत ज्यादा गर्मी हो ना बहुत ज्यादा ठंड हो, ऑप्टिमम क्लाइमेटिक कंडीशन वहां हो, और अच्छी वैरायटी के मुझे वहां पर फाउल्स को सेलेक्ट करना होगा। जैसे इंडिया के अंदर बड़ा कॉमन वैरायटी है जिसका नाम मैं बताऊं आपको, उसका नाम होता है, साइंटिफिक नेम इसका है गैलस गैलस। इंडिया के अंदर इस गैलस गैलस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्या करें? उनकी फॉडर, जो उनका चारा है, उसको चारा जो है उसकी वैरायटी उनको अच्छी हो ताकि वो जल्दी से बड़े हो। आपको मालूम है, शायद ये बात आपको जिक्र ना हो, बहुत सारी बर्ड्स को जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं, स्लॉटर हाउसेस जहां एनिमल्स को ज़िबा किया जाता है, उन एनिमल्स का जो ब्लड बच जाता है उसको क्लॉट कराने के बाद उसकी छोटी छोटी बॉल्स चारे के साथ उसको मिला देते हैं। फायदा, उनकी बॉल्स बनाकर उनको चारे के साथ दिया जाता है, क्योंकि ब्लड होता है ना, वो ब्लड में क्या है? प्रोटीन है। तो एक प्रोटीन की ग़िज़ा, एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर उनको ये भी दिया जाता है। देखिए, उन एनिमल्स को बड़ा करने के लिए, जल्दी करने के लिए प्रोटीन वाली डाइट चाहिए। जैसा अभी मैंने ब्रॉयलर चिकन की बात की, तो ब्रॉयलर चिकन को वक्त से पहले बड़ा किया जाता है। 6 से 7 महीने में जो काम होना था वो 25 से 45 दिन में आप कर देते हो। तो इसलिए आपको ऐसी डाइट चाहिए, ऐसी फॉडर की जरूरत पड़े, ऐसे ग़िज़ा उसको खिलानी होगी जो जल्दी से बड़े हो जाए। तो एक तो अच्छी क्वालिटी का आपको फॉडर देना होगा। और क्या करें? वैक्सीनेशन, एनिमल का वक्त के साथ वैक्सीनेशन किया जाए। और जो बीमार हो जाए क्वारंटाइन। आपको मालूम है बर्ड्स के अंदर इंफेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, अगर हो जाए तो उनको भी क्वारंटाइन किया जाए। कुछ टाइम पहले आपको अगर याद हो, इंडिया में बर्ड फ्लू फैला था। इंडिया में बर्ड फ्लू फैला था, और जिसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स में और इंडिया से एक्सपोर्ट जो चिकन हो रहा था वो बंद कर दिया गया। बर्ड को, आपको मालूम है, अगर किसी फार्म के अंदर, पोल्ट्री फार्म के अंदर मान लो बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया, एक बर्ड में, क्या करते हैं? पूरे पोल्ट्री फार्म की जो बर्ड्स होते हैं उनको मारना पड़ता है। उनको मारना पड़ता है। क्यों? बहुत जल्दी चेक कर लो।
कुछ दिन चेक करेंगे जी, जो चेक करने की कॉस्ट आती है वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और एक बर्ड का, मुर्गी का जो रेट होता है तकरीबन 40 से 45 रुपए 50 रुपए होता है, और जो कॉस्ट होता है वो उसका टेस्ट महंगा होता है, तो इसलिए वो मार देते हैं। और मारने का भी तरीका ऐसा होता है, इस तरह से मारा जाता है कि खून ना निकले बाहर। खून ना निकले उसके लिए या तो क्या क्या बताएं, उनकी नेक तोड़ दी जाती है, उनकी ये नेक तोड़ दी जाती है, या उनकी बर्ड को पकड़ के उनकी गर्दन को ऐसे तोड़ दिया जाता है, या एक दूसरा तरीका जो अपनाया जाता है कि बहुत बड़ा गड्ढा करके उन बर्ड्स को उसके अंदर डाल के उसको अंदर ट्रक से मिट्टी डाल देते हैं, उनको बरी कर देते हैं, दफन कर देते हैं। एक तरीका ये अपनाया जाता है। तो यह पोल्ट्री फार्मिंग। अच्छा, एनिमल को क्वारंटाइज किया जाए, एनिमल्स को, बर्ड्स को। अच्छा, उसके बाद इन जो अंडे हैं उनको फीड कर, जो अंडों को रिकवर करने का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, अंडों को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है वो तरीका, ये सारा का सारा जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं। जैसे डेयरी फार्मिंग के अंदर जो प्रैक्टिसेस होते हैं डेयरी फार्म को मैनेज करने के लिए, वो क्या कहलाता है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। बच्चों, एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, नेम द हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ काउस या बफलोज, या आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो फाउल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके नाम बताइए। गैलस है, या इसके अलावा आपसे कह सकते हैं देसी वैरायटी जो असील है, ब्लू लेगहॉर्न है, उसकी वैरायटी के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई बच्चा बता सकता है ये किसका नाम है? हिसार डेल किसका नाम है? बताएं, कोई बता सकता है हिसार डेल किसका नाम है? किसका नाम है बताएं। यह अगली क्लास में आपसे पूछूंगा हिसार डेल की वैरायटी। समझ आ रही है बात? जो बातें मैंने आपको आज बताई हैं समझ आई? देखिए, अभी सिर्फ मैंने आपको जिक्र किया है पोल्ट्री फार्मिंग का और डेयरी फार्मिंग का, उसके अंदर वैरायटीज के नाम पूछे जा सकते हैं। पिसिकल्चर में हम आपको बात बताएंगे। पिसिकल्चर इज रिगार्डिंग द कल्चरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिशेस, मछली पालन जो करते हैं, पिसिकल्चर जो करते हैं, जिसमें अलग अलग फिशेस हैं। नाम सुना होगा लैविया रोहिटा, लैविया रोहिटा जिसको रोहू कहते हैं, एक होती है मीस्टर सिंघाला, और भी बहुत सारी फिशेस हैं जिसको पालते हैं, तो वो पिसिकल्चर में बात करेंगे। एक्वा कल्चर, पानी के अंदर बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को कल्चर जब किया जाए। एपीकल्चर, जिसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है, जिसमें शहद के लिए, हनी के लिए जब एनिमल्स को पाला जाता है तो उसको एपीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर किसके लिए? सिल्क के लिए। और एक चीज और ये है, एक वर्ड्स किसी ने सुना है, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। समझे ध्यान, एक टर्म का मतलब बताएं, इंटीग्रल या इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आजकल किसानों को सलाह दी जाती है कि खेती बाड़ी के अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा कुछ और काम भी करें। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे किसान बकरियां पालते हैं, बकरियां बकरे पालते हैं, जान और भैंसे भी पालते हैं, और उसके अलावा अपने उसके अंदर मधुमक्खी को भी पालते हैं। उससे क्या होगा, मधुमक्खियों को, हनी बीज को जब अपने फील्ड में अपने फार्म्स के अंदर लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, पॉलिनेशन करेंगे, और उसके बाद उनको एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ हनी। शहद बेचकर उनको प्राइस मिलेगा। अगर बकरियां पाल रहे हैं तो उससे उनको दूध भी मिल सकता है, और उसको बाजार में बेचकर उससे उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। काउस को पाल रहे हैं, बफलोस को पाल रहे हैं, तो जाहिर है उससे मिल्क भी मिलेगा, और उसके अलावा और चीजें भी, बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं। तो ये सारी बातें आज मैंने आपको बताई हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह इससे आगे प्रोसीड करेंगे।